मुनीम जी। जी सरकार। भाई मनसाराम को क्यों काम से अलग कर दिया? सरकार, उससे काम तो होता था कम और खांसी होती थी ज्यादा। 1 घंटे का काम 1 दिन में करता था सरकार। अगर आज से मैं तुम्हें काम से अलग कर दूं तो? ऐसा ना करियो सेठ जी, बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसके भी तो बीवी बच्चे हैं, तुम उन्हें क्यों भूखा मारना चाहते हो? बूढ़ा हो गया है तो उसे किसी हल्के काम पर लगा दो। बहुत अच्छा। कितनी बार समझाया, लेकिन तुम हमेशा भूल। याद है सेठ जी, याद है। उनकी मेहनत, आपका पैसा, आपका पैसा, उनकी मेहनत, दोनों बराबर है। हाँ, किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं, दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। नया दौर नाम की इस मूवी में एक बहुत ही नरम दिल एम्प्लॉयर को दिखाया गया है, जिनका मानना है कि उनके पैसे और मजदूर की मेहनत दोनों बराबर है। पर हर मजदूर की किस्मत ऐसी नहीं थी। बहुतों को बिन वेतन ही काफी समय तक काम करने पर मजबूर किया गया। इसी दुविधा को मिटाने हमारे सिस्टम ने एक ऐसे एक्ट की शुरुआत की जिससे एक वर्कमैन कभी अपने वेतन से अवगत ना रहे। वो एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। Hey everyone, welcome to the Bay of Law. Today we are going to deal with a very interesting topic and that is Payment of Wages Act 1936. अगर आपके सैलरी में से डिडक्शन होता है तो क्या वो डिडक्शन लीगल है, क्या वो डिडक्शन लॉफुल है या फिर वो इलीगल है? और अगर इलीगल है तो आपके पास क्या रेमेडी है, क्या टाइम है जिसके अंदर आपको आपकी सैलरी मिल जानी चाहिए, और अगर अनजस्टिफाइड डिले होता है तो आपके पास क्या अधिकार है? इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हमारे पास है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। सो लेट्स बिगिन विथ इट्स ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कि एम्प्लॉयज को उनके वेजेस टाइमली मिले, किसी भी तरीके का अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो, और अगर इन केस अनजस्टिफाइड डिले हो रहा है या फिर इलीगल डिडक्शन हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें स्पीडी एंड इफेक्टिव रेमेडी प्रोवाइड कराई जाए। अगले स्लाइड में केस के थ्रू समझते हैं इसका ऑब्जेक्ट। कृष्ण प्रसाद गुप्ता के केस में इसमें यह बोला गया कि वर्कमैन का जो ग्रीवेंस अराइज हो जाता है अगर पेमेंट ना होने की वजह से, या फिर डिले हो जाता है, या फिर अनऑथराइज्ड डिडक्शन हो जाता है, या फिर ऐसे ही किसी रिलेटेड मैटर से वर्कमैन के ग्रीवेंस को एड्रेस करने के लिए, उन्हें स्पीडी रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट है। अब अगले स्लाइड में बात करते हैं ये एक्ट किसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो इसके लिए हमारे पास है सेक्शन 1 क्लॉज 4। कोई भी पर्सन जो कि फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड है, रेलवे में, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, या फिर रेलवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में, या फिर इंडस्ट्रियल या फिर किसी और तरीके के एस्टैब्लिशमेंट में है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, कैनल्स, नेविगेशन, इन सबसे रिलेटेड अगर कोई काम होता हो। कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, ये बताता है डेट इज सेक्शन 1 क्लॉज 5 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये जहां पे जिन जिन लोगों पे लिखा है, जिन जिन बॉडीज पे लिखा है, जिन जिन स्टैब्लिशमेंट पे लिखा है, उन पे तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन साथ में अगर इसका एप्लीकेशन बढ़ाना चाहे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो बिल्कुल बढ़ा सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ओके, देन सेक्शन 1 क्लॉज 6 ये कहता है कि ये जो वेज, जिस भी हम बात कर रहे हैं वेज की पेमेंट की, एक पर्टिकुलर वेज पीरियड में उन लोगों पे अप्लीकेबल होगा जिनकी सैलरी 24,000 से ज्यादा नहीं है, बिलो 24,000 है। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हर 5 साल में ये जो अमाउंट है 24,000 का, उसे रिवाइज करके उसे बढ़ा सकती है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम इस एक्ट का नाम सुन रहे हैं पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, तो मेरे हिसाब से इसमें आगे बढ़ने से पहले हम एक्ट्स की गहराई में जाए उससे पहले जानना ये जरूरी है कि एक्चुअली में वेजेस क्या होता है जिसके ऊपर पूरा एक्ट रिवॉल्व कर रहा है। तो वेजेस बेसिकली सेक्शन 2 क्लॉज 6 में बताया गया है किसी भी तरीके का रिम्यूनरेशन, चाहे सैलरी हो, चाहे अलाउंसेस हो, या कुछ भी जो कि मनी के टर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं या फिर हम उन्हें मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है अगर वो जितने भी कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट के उसे फुलफिल करता है तो। और वो जो कंडीशन है चाहे एक्सप्रेस हो सकते हैं या फिर इम्प्लाइड हो सकते हैं। अगले स्लाइड पे देखते हैं कि वेजेस के अंदर क्या क्या होता है। अगर एम्प्लॉय को किसी भी तरीके का रिम्यूनरेशन देना है किसी अवार्ड और सेटलमेंट के अंडर, कोर्ट्स में जो होता है या फिर आर्बिट्रेशन, इसके थ्रू अगर एम्प्लॉय को किसी तरीके का पैसा मिलना है, या फिर ओवर टाइम वर्क, या फिर हॉलीडे, या फिर लीव पीरियड के लिए, उसके बाद किसी तरीके का अगर एडिशनल रिम्यूनरेशन मिलता है जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ऑलरेडी मेंशन्ड हो,
और जो भी अमाउंट दिया जाता है एम्प्लॉय को अगर उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर उस दौरान कोई भी ऐसा लॉ हो जिसके थ्रू उस एम्प्लॉय को पैसा मिलना हो। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि वेजेस के अंदर आती है। अब अगले स्लाइड में हम ये देखेंगे क्या चीजें हैं जो वेजेस के अंदर नहीं आती हैं। जैसे किसी भी तरीके का बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग कह लो, ऐसे ही किसी तरीके का बोनस मिलता है किसी भी एम्प्लॉय को जो कि टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन्ड ही नहीं है, ठीक है, या फिर उसे किसी अवार्ड और सेटलमेंट के अंदर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसे वेजेस के अंदर नहीं गिनेंगे। अगर मान लो एम्प्लॉयर ने किसी भी तरीके का हाउस अकोमोडेशन, लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ये सारी चीजें सप्लाई करी हैं, तो वो भी नहीं इंक्लूड होगा वेजेस के अंदर। या फिर अगर एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में जो पैसा कंट्रीब्यूट करता है वो भी नहीं आएगा इसके अंदर। किसी तरीके का ट्रेवलिंग अलाउंसेस या फिर किसी और तरीके का ट्रेवलिंग कंसेशन देता है एम्प्लॉयर, वो भी नहीं आएगा। या फिर अगर नेचर ऑफ बिजनेस एम्प्लॉय का कुछ ऐसा है कि एम्प्लॉय अपना पैसा लगा देता है, ठीक है, अपने एक्सपेंस पे कुछ करता है, तो उसको उसका पैसा दे दिया जाता है कंपनसेशन के लिए, तो वो भी वेजेस के अंदर नहीं आएगा। ग्रेचुटी के टाइम जो कुछ अमाउंट मिलता है, जो ग्रेचुटी के टाइम अमाउंट मिलता है, कुछ तो ऐसा होता है जो कि वेजेस में इंक्लूड होगा, कुछ अमाउंट ऐसा है जो कि वेजेस में इंक्लूडेड नहीं है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, यहाँ पे बात करते हैं टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस। मतलब क्या पीरियड है, कितने दिन के अंदर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को उसकी सैलरी दे देनी है, ठीक है। अगर किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, किसी भी रेलवे फैक्ट्री, जिस पे भी मतलब ये एक्ट एप्लीकेबल है, अगर उसमें 1000 से कम पर्सन एम्प्लॉयड है तो 7th डे की एक्सपायरी से पहले एम्प्लॉय को सैलरी मिल जानी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। अब 7th डे, किसका 7th डे, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा वेज पीरियड क्या होता है। देखो, हर एक एम्प्लॉयर जो रहेगा वो एक वेज पीरियड डिसाइड करेगा कि इस वेज पीरियड के अंदर जो एम्प्लॉय है उसको उसकी सैलरी वेजेस पेएबल होंगे, इस दौरान उसे उसकी सैलरी दे दी जाएगी। अब वो वीक के हिसाब से भी वेज पीरियड हो सकता है, 15 डेज के हिसाब से भी हो सकता है, मैक्सिमम जो है 1 मंथ के हिसाब से हो सकता है। मतलब एक वेज पीरियड 1 मंथ से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज हम मानते हैं इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर ने जो वेज पीरियड सेट किया है वो 1 महीने का सेट किया है। तो अब जैसे ही वो 1 महीने हो गए, मान लो 30 को वो खत्म हो गया, ठीक है, 1 to 30 1 मंथ खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या होगा, जो अगला मंथ आएगा उसमें 7 तारीख से पहले एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिल जानी चाहिए। और अगर मान लो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, मतलब जिन पे एक्ट एप्लीकेबल है, उधर 1000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिल जानी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। ये स्लाइड ये कहता है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया गया है तो जो भी उसका हिसाब रहता है एस्टैब्लिशमेंट के पास, तो उसे वो 2nd वर्किंग डे पे दे दे। अच्छा, 2nd वर्किंग डे कब से गिना जाएगा, जिस दिन से उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। ये बात कहता है सेक्शन 5 क्लॉज 2। लेकिन अगर मान लो जो ये टर्मिनेशन है वो क्लोजर की वजह से हो जाता है, मान लो एस्टैब्लिशमेंट ही बंद हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा कि 2nd डे पे मिल जाएगा जिस दिन से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब 2nd डे गिनने के लिए इसमें आप लोग वीकली या फिर रिकॉग्नाइज्ड हॉलीडेज है उन सबको आप लोग एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अगले स्लाइड पे। वो ये बोलता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी तरीके का ऑर्डर देके एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस, उसे चाहे तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है, या तो उसकी लायबिलिटी थोड़ी कम कर सकता है। मतलब कुछ कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, अब ये जो भी वेजेस है वो वर्किंग डे पे ही पे करना है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे वेज पीरियड के बारे में बताया गया है। वेज पीरियड वही, जो भी एम्प्लॉयर है उसे वेजेस देने होते हैं, वो क्या करेगा, एक पीरियड फिक्स कर लेगा कि इस पीरियड में वो वेज पे करेगा। अब ये जो वेज पीरियड फिक्स करता है वो 1 महीने से ज्यादा का वेज पीरियड नहीं हो सकता। अगले स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे, सेक्शन 3 की बेसिकली बात पढ़ेंगे कि कौन पर्सन है जो कि वेजेस की पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है
तो जो भी पर्सन उसे सुपरवाइज करता होगा, कंट्रोल करता होगा, या फिर उसने किसी पर्सन को अपने बिहाफ पे अपॉइंट कर रखा होगा, तो यही कुछ लोग हैं जो कि वेजेस देंगे। लेकिन एक्ट में कुछ स्पेसिफिकली लिखा है, जैसे फैक्ट्री में तो मैनेजर, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट में जो भी पर्सन सुपरविजन या फिर कंट्रोल कर रहा हो उसका, रेलवे में अगर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस पर्सन को अपॉइंट कर रखा हो, ओके, कॉन्ट्रैक्टर में पर्सन जिस डेजिग्नेटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, या फिर कोई और केस जिसमें एम्प्लॉयर ने अगर किसी को नॉमिनेट कर रखा हो, तो यही सब लोग हैं जो कि पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड ये कहता है, सेक्शन 6 की बात कहता है कि ये जो भी वेजेस है, इन वेजेस को करंट कॉइन या फिर करेंसी नोट्स में देना है। ठीक है, मतलब तो कॉइन और नोट्स में भी दे सकते हो, लेकिन करंट करेंसी के हिसाब से ही आपको देना है। ठीक है, और अगर सपोज ऐसा कोई चीज होता है कि वो काइंड में देना है, तो पहले देखो वेजेस सिर्फ और सिर्फ उसी चीज का मिलता है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी, जिसे पैसों में बदला जा सके। ठीक है, तो अगर काइंड में पेमेंट हो रहा है तो उसे पैसे में बदल के एम्प्लॉय को उसकी पेमेंट करी जाए। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्ट का, लॉफुल डिडक्शन, कि कौन सा डिडक्शन आपकी सैलरी में से अलाउड है लॉ के थ्रू और कौन सा डिडक्शन नहीं अलाउड। अब ये एक्ट ये कहता है कि अगर जो डिडक्शन हो रहा है वो किसी गुड या फिर सफिशिएंट कॉज की वजह से हो रहा है, जैसे पेनाल्टी इम्पोज गई हो आप पे, या फिर कुछ ऐसे रीजन की वजह से आपके ऊपर आपकी सैलरी में से डिडक्शन किया जा रहा हो, या फिर एक्ट में वो ऑलरेडी चीज मेंशन हो, तो उस डिडक्शन लॉफुल है। लेकिन उसके अलावा किसी और तरीके का डिडक्शन किया जा रहा है तो वो लॉफुल नहीं है। अब जैसे मैं आपको कुछ पेनाल्टीज के बारे में बता रही हूँ जो कि लॉफुल है। ठीक है, जैसे अगर मान लो आप किसी पर्सन का इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन विथहोल्ड कर रहे हो, या फिर उसे लोअर पोस्ट पे डिमोशन हो गया उसका, या फिर सस्पेंड कर दिया गया, तो ये सारी चीजें। अब आते हैं अगले स्लाइड पे और डिटेल में जानते हैं कि अब आप डिडक्शन किन किन रीजंस की वजह से कर सकते हैं। तो पहला रीजन है फाइन, जो कि लिखा गया है सेक्शन 7 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में। सेक्शन 8 इसके बारे में डिटेल्ड रूल्स बताता है कि किन किन सिचुएशन पे फाइन इम्पोज किया जा सकता है और फाइन को कैसे सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। देखो, फाइन जो होगा वो किसी पर्टिकुलर एक्ट या ओमिशन की वजह से होगा, और किस एक्ट और ओमिशन की वजह से होगा उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी होगी इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर, या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिस में स्पेसिफाई कर रखा हो। और जो भी नोटिस ये बात कहती है कि ये जो एक पर्टिकुलर एक्ट है या ओमिशन है वो पनिशेबल है, आई मीन उसके लिए फाइन चार्ज होगा, तो उसे हर जगह एग्जिबिट कर देना है कि एम्प्लॉय को पता हो, जिससे कि वो ऐसा कोई एक्ट और ओमिशन ना करे जिससे कि उसके ऊपर फाइन इम्पोज हो, या फिर एम्प्लॉयर अनलॉफुली कुछ डिडक्ट ना करे। किसी भी तरीके का फाइन नहीं इम्पोज किया जाएगा जब तक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि वो अपना कॉज आके रखे कि उसने ऐसा एक्ट और ओमिशन क्यों किया है, क्या वो जस्टिफाइड है। उसके बाद कितना भी फाइन ले लो, एक पर्टिकुलर वेज पीरियड में जितने उसको वेज मिलता है उसका 3% से ज्यादा पैसा नहीं कट सकता। किसी भी एम्प्लॉय पे फाइन नहीं चार्ज किया जाएगा अगर वो 15 साल से कम उम्र का है। फाइन जो है उसे इंस्टॉलमेंट्स में नहीं लेना है, और जिस दिन से फाइन चार्ज किया उसके 90 दिन के अंदर ही फाइन ले लेना है, वरना जो फाइन है उसके बाद नहीं काटा जा सकता। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब कौन से तारीख को हम लोग मानेंगे कि इस दिन फाइन इम्पोज हुआ था? हम उस दिन से मानेंगे फाइन इम्पोज हुआ था जिस दिन से उस एम्प्लॉय ने वो एक्ट और ओमिशन किया था जिसकी वजह से फाइन इम्पोज हुआ। अब ये जो फाइन से रिलेटेड पर्पस है, इसके लिए एम्प्लॉयर को या फिर जो भी पर्सन इसके इंचार्ज होगा उसे एक बकायदा रजिस्टर बनाना है, और ये जितना भी अमाउंट रिसीव होता है फाइन में, इसे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए ही यूज करना है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे, दूसरा रीजन किस रीजन की वजह से सैलरी में से डिडक्शन होगा, वो है एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो ड्यूटी में नहीं आता है, वो उस जगह पे आता है जहां पे वो काम करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं प्रेजेंट जहां पे उसे प्रेजेंट होना होता है जिसके लिए वो एम्प्लॉयड है, तो भी ये इसके अंदर काउंट होगा कि वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट था। अब डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ उतना ही होगा जितना पैसा उसे मिलता उतने टाइम काम करके। ठीक है, अब आते हैं अगले स्लाइड पे। वो स्लाइड ये बोलता है कि अगर मान लो 10 या 10 से ज्यादा लोग आपस में, मतलब उन लोगों की समझ है और उन लोगों ने जानबूझ के
बिना नोटिस दिए, बिना किसी रीजनेबल कॉज के वो लोग काम नहीं कर रहे, सपोज आ रहे एस्टेब्लिशमेंट में लेकिन काम नहीं कर रहे, जैसे स्ट्राइक्स वगैरह होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयर चाहे तो 8 दिन तक की सैलरी काट सकता है। अब हम एम्प्लॉय को, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एम्प्लॉय को हम लोग मानेंगे कि एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट है, अगर वो एस्टेब्लिशमेंट में आ भी जाता है तो भी, जब तक वो अपना काम नहीं करता है जिसके लिए वो एम्प्लॉयड है। अब आता है अगले स्लाइड पे, वो बताता है थर्ड रीजन फॉर डिडक्शन, दैट इज अगर एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर के किसी गुड्स को डैमेज होता है या फिर किसी तरीके का एम्प्लॉयर को लॉस होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो डैमेज है और लॉस है एम्प्लॉय की डायरेक्ट नेग्लिजेंस की वजह से होना चाहिए, एम्प्लॉय की डायरेक्ट उसमें गलती हो, ठीक है। अब डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ उतना ही होगा जितना डैमेज हुआ है या फिर लॉस कॉज हुआ है। अब एम्प्लॉयड पर्सन को अपॉर्चुनिटी पूरी दी जाएगी कि दिखाए, बताए ऐसा क्यों हुआ है, और अगर जस्टिफाइड होगा तो उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाएगा, मतलब फाइन डिडक्ट किया जाएगा, वरना नहीं लिया जाएगा। अगले स्लाइड पे ये बताता है कि हाउस अकोमोडेशन अगर प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के किसी स्कीम के थ्रू या फिर हाउसिंग बोर्ड के थ्रू, तो इस चीज के लिए जो उसका पैसा है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया जा सकता है। किसी भी तरीके के एमिनिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड करी गई हो जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बता रखा हो या फिर किसी अथॉरिटी ने बता रखा हो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उसका जो पैसा लगता है वो डिडक्ट किया जाएगा। अगले स्लाइड पे और बताते हैं, जैसे कि सपोज मान लो रिकवरी ऑफ एडवांसेस, मान लो एम्प्लॉय को पहले ही वेज दे दिया गया हो, अब बाद में उसे रिकवर करने के लिए सैलरी में से वो अमाउंट डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है, जो एडजस्टमेट करने के लिए जो पहले से हमने पैसा दे दिया है एम्प्लॉय को। उसके बाद फिर लोन रिकवर करने के लिए, सपोज जो हर एक जो एस्टैब्लिशमेंट वगैरह ये सब जो ऐसी चीजें होती है ना लेबर से रिलेटेड, वो लोग क्या करते हैं, एक वेलफेयर फंड बनाते हैं। अब जब वो वेलफेयर फंड बनाते हैं ना, वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होता है, जिसको जरूरत पड़ती है वो ले लेता है। सपोज किसी के मैरिज है, किसी अलग अलग पर्पसेस के लिए ले लेते हैं, फैमिली में कोई इश्यू हो गया, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग उस वेलफेयर फंड से पैसा ले लेते हैं। तो अब वो जो वेलफेयर फंड से पैसा लिया है उसका लोन चुकता करने के लिए सैलरी में से डिडक्शन हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो किसी तरीके का लोन लिया है एम्प्लॉय ने किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के लिए, घर बनवाने के लिए, तो मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के स्कीम के थ्रू उसने लिया है, तो ऐसे सिचुएशन में उसकी सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। देन इनकम टैक्स, देन अगर मान लो कोर्ट का ऑर्डर है तो किया जा सकता है। जो उसका प्रोविडेंट फंड कटता है उसके लिए सैलरी में से डिडक्शन होगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, अगर मान लो वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अगर पैसा दे रहा हो या फिर एम्प्लॉयड पर्सन ने खुद ही रिटर्न कंसेंट दे रखी हो कि मेरा डिडक्शन कर लेना, अगर मान लो उसने किसी तरीके की LIC पॉलिसी वगैरह ले रखी है या फिर किसी तरीके का स्कीम को उसने सब्सक्राइब कर रखा हो, या फिर ये जो मैंने आपको भी पहले थोड़ी देर पहले वेलफेयर फंड के बारे में बताया था, तो वेलफेयर फंड एम्प्लॉय का ही तो पैसा मिलके बनता है, तो ऐसे सिचुएशन में उस फंड में कंट्रीब्यूट करने के लिए भी उसके सैलरी में से डिडक्शन होगा। और या फिर किसी ट्रेड यूनियन का मेंबर है तो ट्रेड यूनियन मेंबरशिप के लिए डिडक्शन हो सकता है। देन किसी तरीके का फिडेलिटी गारंटी बॉन्ड्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसका पैसा कटेगा। अगले स्लाइड पे और बताते हैं, जैसे सपोज अब ये रेलवे से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी, अगर मान लो किसी तरीके का जो लॉस है रेलवे को होता है एम्प्लॉय की वजह से, तो उसे रिकवर करने के लिए, जैसे जो एम्प्लॉय है वो काउंटरफीट कॉइन को एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर्ज्ड करेंसी नोट्स को। अगला रीजन, मान लो जो लॉस होता है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को एम्प्लॉय की वजह से, इसे प्रॉपर कलेक्शन नहीं किए चार्जेस के, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी लॉस होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, एम्प्लॉय। या फिर मान लो एम्प्लॉय ने किसी तरीके का इनकरेक्ट रिफंड कर दिया है, उसकी वजह से जो लॉस होगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में से ही डिडक्ट किया जाएगा। और लास्ट रीजन ये है, सपोज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो अपना रिटर्न ऑथराइजेशन दे सकता है और एम्प्लॉयर उसका वो अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब मैंने आपको इतनी बड़ी लिस्ट बता दी कि इस रीजन की वजह से डिडक्शन हो जाता है, ऐसे में तो लगता है पूरी सैलरी ही चली जाएगी, लेकिन नहीं, अब इसमें भी लिमिट है कि कितना डिडक्शन हो सकता है आपकी सैलरी में से, आपकी सैलरी का कितना % ऑफ अमाउंट डिडक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला, अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो पूरा या फिर होली या फिर पार्टली अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो
तो आपकी सैलरी का मैक्सिमम 75% डिडक्ट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और कोई और केस है, मतलब आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपका वेज जो है मैक्सिमम 50% ही डिडक्ट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और अगर उससे ज्यादा, लिमिट से ज्यादा अगर अमाउंट चला जाता है तो अमाउंट को एम्प्लॉय रिकवर भी कर सकता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे इंस्पेक्टर्स की, जो कि सेक्शन 14 के अंदर है। अब इंस्पेक्टर होते कितने तरीके के हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो पहला, फैक्ट्रीज के लिए तो इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है अंडर द सेक्शन 8 क्लॉज 1 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। वो सारी फैक्ट्रीज को देखेगा विद इन लोकल लिमिट्स जो कि उसे असाइन करी गई हो। दूसरा, रेलवेज के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकता है जो रेलवे का देखे। फिर तीसरा, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस पर्सन को इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकता है जैसा उसे सही लगे, और उसे लोकल लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर दे कि आपको इन लोकल लिमिट्स के अंदर काम करना है। उसके अंदर किसी की फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल या अदर एस्टेब्लिशमेंट आ सकते हैं। आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करेंगे क्या पावर्स है और फंक्शंस है ऑफ एन इंस्पेक्टर। अब जो इंस्पेक्टर है वो किसी भी रीजनेबल टाइम में चाहे तो जा सकता है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में और वहाँ के रजिस्टर्स चेक कर सकता है, ठीक है, इंक्वायरी कर सकता है जो कि उसे इस पर्पस के लिए सही लगता है। वो किसी की चाहे तो असिस्टेंट भी ले सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी प्रेमाइसेस में, चाहे रेलवे का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर सुपरवाइज भी कर सकता है पेमेंट ऑफ वेजेस। अगले स्लाइड में देखते हैं और क्या पावर्स है। वो क्या कर सकता है कि रिटर्न ऑर्डर देगा और बोलेगा कि कुछ ये डॉक्यूमेंट्स है, मुझे इस जगह पे प्रोवाइड कर दे डॉक्यूमेंट्स, जो कि लगता है इंस्पेक्टर को ज़रूरी है इस ये देखने के लिए कि एक्ट के जो प्रोविजंस है वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। वो एस्टैब्लिशमेंट से किसी भी तरीके की कॉपी ला सकता है, ठीक है, ही कैन सीज और टेक द कॉपीज रजिस्टर का, डॉक्यूमेंट का, या फिर उस पर्टिकुलर रजिस्टर या फिर डॉक्यूमेंट के किसी पोर्शन का जो कि उसे लगता है कि लेना चाहिए, क्योंकि ये ऑफेंस हो सकता है इस एक्ट के अंडर, ठीक है। लेकिन इन सब के दौरान किसी भी पर्सन को हम ये नहीं कंपेल कर सकते कि वो अपने आप को इनक्रिमिनेट करे, अपने खिलाफ गवाही दे, ठीक है। अब जो ये पब्लिक सर्वेंट है, जो इंस्पेक्टर है, हम लोग उसे पब्लिक सर्वेंट मानेंगे अंडर द इंडियन पीनल कोड। अब आता है अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कुछ अथॉरिटीज की जो कि इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है। वैसे बहुत सारी अथॉरिटीज है लेकिन हम एक ओवरव्यू लेंगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गेस्टे में वो अथॉरिटीज को अपॉइंट कर सकता है क्लेम सुनने के लिए किसी स्पेसिफाइड एरिया के। अब उसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं, सपोज डिलेड पेमेंट हो गया आपके वेजेस का, या फिर क्या कहते हैं कि अनऑथराइज डिडक्शन हो गया, या फिर आप पे मेलिशियस तरीके से फाइन चार्ज किया गया है, और भी मैटर्स जो कि इसके इंसिडेंटल है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन को की क्लेम लेके हम लोग अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं जिसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने चुना हो। अगले स्लाइड में बात करते हैं क्या ही अपील्स के बारे में बात करेंगे। क्या ये जो अथॉरिटीज ने ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है? तो सेक्शन 17 ऐसे कहता है कि नहीं, इसके लिए हम अपील ले जा सकते हैं 30 दिन के अंदर, जिस दिन से ऑर्डर आया है। वो हम कहाँ पे ले जा सकते हैं? कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो अब हम किन किन सिचुएशन में हम लोग अपील लेकर जाएंगे, अब हम ये देखते हैं। अगर मान लो अगर किसी भी अथॉरिटी ने ऐसा ऑर्डर दे दिया है, वो डिसमिस कर रहा हो उस एप्लीकेशन में जिसके अंदर लिखा है कि जो अनऑथराइज डिडक्शन हुआ है उसका रिफंड करो, या फिर डिलेड वेजेस का पेमेंट करो, या फिर किसी अथॉरिटी ने कुछ ऐसा डायरेक्शन दिया हो कि ये जो रिफंड ऑफ अमाउंट है जो कि रॉन्गफुली डिडक्टेड है, ठीक है, मतलब ये एम्प्लॉयर के साइड से होगा। डेफिनेटली एम्प्लॉयर ये क्लेम कर सकता है कि जो अमाउंट एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है रॉन्गफुली डिडक्टेड है, वो रॉन्गफुली नहीं है, वो लॉफुली डिडक्टेड है। देन अगले स्लाइड में देखते हैं, अगर मान लो अथॉरिटी ने कोई ऐसा डायरेक्शन दिया है कि जो डिलेड वेजेस है उसे दे दिया जाए विद द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, तो ये भी एम्प्लॉयर के साइड से एम्प्लॉयर कहेगा कि मैंने तो पेमेंट डिले किया ही नहीं है, ठीक है। देन ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे जो हम अपील लेके जा सकते हैं। अब अपील अकेले एम्प्लॉय ही लेकर नहीं जाता, एम्प्लॉयर भी लेके जा सकता है। इस बात को ध्यान रखना कि दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपील जा सकती है, ठीक है। एम्प्लॉयर क्लेम करेगा कि उसने लॉफुल डिडक्शन किया है, उसने टाइमली पेमेंट किया है वेजेस का, किसी तरीके का कंपनसेशन नहीं देगा। एम्प्लॉय कहेगा कि अनऑथराइज डिडक्शन है और टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस नहीं हुआ, कंपनसेशन दिया जाए। तो इन्हें सबकी अपील जो है वो अथॉरिटी के पास जा सकती है। अब जो अथॉरिटी है उसके पास
वो पावर्स हैं जो कि एक सिविल कोर्ट के पास पावर होती है अंडर सीपीसी। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो एविडेंस ले रहा है उस दौरान भी उसके पास वही पावर होगी, या फिर विटनेसेस को आने के लिए कह रहा है, या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।